हेलो स्टूडेंट्स, सीधी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। जो हम पढ़ रहे थे क्या, मापन। तो चलिए मापन को हम कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, अनियमित आयतन कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। हमने अपवर्तक पढ़ा था, गुणज पढ़ा था आदि, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, द्रव्यमान का मापन। ठीक है, तो हम द्रव्यमान को कैसे माप सकते हैं वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि क्या होता है, आखिर द्रव्यमान होता क्या है। मान के चलिए आपके पास एक मुट्ठी रेत है, ठीक है। वो क्या हो गया, मान के चलिए कितना ले सकते हैं, 10 ग्राम है, ठीक है। फिर आपने क्या किया है, 2 मुट्ठी रेत रखी। तो 2 मुट्ठी रेत और 1 मुट्ठी रेत में कौन सा भारी रहेगा आपका, 2 मुट्ठी रेत भारी रहेगी। क्योंकि अगर आप 1 मुट्ठी का ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, 10 ग्राम हो रहा है। तो 2 मुट्ठी का कितना हो जाएगा, 20 ग्राम होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, देख सकते हैं जो 20 ग्राम है वही आपका क्या है, द्रव्यमान है। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं कि जो वस्तुएं भारी होती है उनका द्रव्यमान अधिक होता है, क्योंकि उनमें पदार्थ की मात्रा अधिक होती है ना। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जिसमें क्या रहेगा आपका, द्रव्यमान अधिक होती है। क्यों होगी, जो वस्तुएं भारी होती है, जैसे कि आपका 2 मुट्ठी वाला रेत था वो ज़्यादा भारी थी। वो भारी क्यों थी, क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक होगा। और द्रव्यमान अधिक क्यों होगा, क्योंकि उनके पदार्थ जो मात्रा है वो ज़्यादा है ना। ये 2 मुट्ठी है, मतलब कि इसमें पदार्थ क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा होने की वजह से द्रव्यमान ज़्यादा है, इसी वजह से कि वो चीज़ें भारी हो जाती है। इस तरह द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा की माप है। तो द्रव्यमान क्या है आपका, किसी पदार्थ में कितनी मात्रा है उसको हम मापने का काम करते हैं, ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान मापने के लिए इसकी तुलना एक मानक द्रव्यमान से करते हैं। तो हमको क्या करते हैं, अगर कोई सा भी वस्तु का द्रव्यमान हमको जानना है तो उसको मापने के लिए हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं ऐसे मानक से जिसका हमको ऑलरेडी पता रहता है कि वो कितना उसका वैल्यू है ना। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है और ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसका किलोग्राम होता है, ठीक है। आई होप कि आपको द्रव्यमान समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं कि द्रव्यमान को आखिर मापते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है आपको, ये है दंड तुला, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, ये सबसे एक साधारण है जो कि मोस्टली आपको क्या मिलेगा, दुकानदारों जैसे सब्जी बेचते हैं उनके पास आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पर 2 पलड़ा रहता है और एक रहता है दंड, ठीक है। दंड को क्या करते हैं, टिका के रखते हैं, टेक से एक टिका के रखते हैं। और ये जो दोनों पलड़ा है वो आराम से सुविधाजनक क्या हो सकता है, हिल डुल सकता है, ठीक है। तो एक पलड़े में हम क्या रखते हैं, जिसे तौलना है उसको रखते हैं, और दूसरे पलड़े में क्या रखते हैं, उसे रखते हैं जिसे हमको बाटा को, है ना। बाटा में भी क्या रहता है आपका, उसमें वैल्यू दिया रहता है, 1 kg दिया रहता है ना, 500 ग्राम दिया रहता है। इस प्रकार से बाटा दिया रहता है, जो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी उसमें वैल्यू दिया हुआ है, और जिसको हमको तौलना है उसको हम दूसरे पलड़े में रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हम इस प्रकार से एक द्रव्यमान को माप सकते हैं जिसका है आपका दंड तुला, ठीक है। द्रव्यमान मापन में यथार्थता, है ना। अब हमको क्यों एकदम सही से एक्यूरेसी से मापना चाहिए द्रव्यमान, चलिए देखते हैं। द्रव्यमान को अधिक यथार्थता पूर्वक मापने के लिए भौतिक तुला या रासायनिक तुला अधिक उपयुक्त होती है, ठीक। तो अगर सब्जी मापना है, आलू मापना है, तो ये सारी चीज़ें आप आराम से उसमें माप सकते हैं। लेकिन आपको मेडिसिन बनती है तो उसका कॉम्पोजिशन क्या रहता है, एकदम सही होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। तो उन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपका दंड तुला एक जो साधारण है उसको यूज़ नहीं कर सकते, जबकि हमको क्या यूज़ करना चाहिए, भौतिक तुला या फिर रासायनिक तुला का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा क्या रहेगा, सुविधाजनक और सही रहेगा। क्योंकि इन तुलाओं की सहायता से 1 मिलीग्राम के 10वें भाग को भी यथार्थतापूर्वक मापा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि हमको क्या देख सकते हैं कि 1 मिलीग्राम का 10वां भाग, है ना, 1 मिलीग्राम का 10वां भाग भी हम माप सकते हैं। मतलब कि कितना छोटा से छोटा वैल्यू है उसको हम इन दोनों तुला की हेल्प से माप सकते हैं। तो यही आपका भौतिक तुला या फिर रासायनिक तुला क्या रहता है, उपयुक्त रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सब देख सकते हैं, ये भौतिक तुला है, ठीक है। ये आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये क्या बोल रहा है, 1 मिलीग्राम का 10वां भाग भी आप इसमें नाप सकते हैं। ये होता है आजकल यूज़ इलेक्ट्रॉनिक तुला, है ना, जो डिजिटल रहता है, जहाँ पर आपको यहाँ पर वेट आपको दिखा देगा। आप ज़्यादातर आप यही देखेंगे, ठीक है। ये आपको दिखाई देगा आपके लेबोरेटरी में या तो फिर सुनार की दुकान में। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही ऐसी इलेक्ट्रॉनिक तुला का निर्माण हुआ है जिसमें 1 ग्राम के 10 लाख भाग को भी परिशुद्धता पूर्वक मापा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है वैसे वैसे क्या हुआ है, आपका इलेक्ट्रॉनिक तुला बना। और इलेक्ट्रॉनिक तुला की विशेषता क्या है कि वो 1 ग्राम के 10 लाख भाग, है ना। अगर आप 1 ग्राम के 10 लाख, आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना छोटा वैल्यू है, उतना को वो क्या कर रहा है, माप सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं समय का मापन। ठीक है, तो हमने देख लिया द्रव्यमान का, है ना, ठोस का भी देख लिया हमने, क्या बोलते हैं, अब हम देखेंगे किसका, समय का मापन। तो हम क्या करते हैं, सुचारू जीवन, दैनिक जीवन चलाने के लिए हमको समय की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम विद्यालय जाना चाहते हैं तो कितना टाइम निकलेंगे, तो कितने दूरी में है हमारा स्कूल तो हम पहुंच जाएंगे। रेलगाड़ी का टाइम, क्या बोलते हैं, रेलगाड़ी चढ़नी है तो उसका टाइम हमको सही जानना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि एकदम ईजी वे में हमारी लाइफ को जीने के लिए हमको क्या चाहिए, समय की आवश्यकता होती है। तो समय को हम कैसे माप सकते हैं, चलिए देखते हैं। समय को हम घड़ियों की सहायता से नापते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब घड़ियां नहीं थी, है ना। अभी आप देखोगे कि कितना टाइम हुआ, आप तुरंत घड़ी देखोगे। अभी मोबाइल का ज़माना है तो मोबाइल देख के हम पता लगा लेते हैं कि कितना टाइम हुआ है। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे क्या बोलते हैं, हमारे पहले क्या थे, ऐसे थे कि घड़ी नहीं थे, तो उस टाइम पे कैसे करते थे, टाइम को कैसे नापा जाता था। समय के ज्ञान के लिए उस समय के लोग उन घटाओं का उपयोग करते थे जो नियमित रूप से घटित होती थी। तो उस टाइम पे क्या करते थे, जब मोबाइल नहीं था, घड़ी नहीं था, तो चीज़ें जो घटित होती है, जैसे कि सूर्य का उदय होना सुबह हो गया, उसका ढलना शाम हो गया, चांद निकल रहा है तो रात हो गई, है ना, सितारे दिख रहे हैं तो रात हो गई। तो ये सारे क्या है, जो घटनाएं घट रही हैं उस पर उन लोग क्या करते थे, आधारित रहते थे। ठीक है, ऐसे ही एक घटना भी दिन और रात का घटित होना, आजकल हमने दिन को और छोटे अंतरालों में बांट लिया है। ठीक है, तो इसी को क्या है आपका, अभी हमने क्या किया है, और अंतराल में बांट दिया है। जैसे कि 1 घंटा में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो ऐसे करके हमने और छोटे छोटे अंतरालों में बांट लिया है। ये अंतराल घंटे, मिनट और सेकंड है। तो मोस्टली आप जब भी सुनेंगे तो क्या होगा, कितना घंटा हुआ है, कितना मिनट हुआ है, कितना सेकंड हुआ है, ये तीनों चीज़ें ही आप देखते हो, सुनने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसका यूनिट्स क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें पहले यूज़ होती थी। ठीक है, जब घड़ी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब। तो सबसे पहले आपका धूप घड़ी है ना, तो धूप घड़ी मतलब कि धूप का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसी घड़ी का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर प्राचीन काल में समय मापने के लिए धूप घड़ी का उपयोग किया जाता था। इसमें एक क्षैतिज तख्ता होता था। इस तख्ते पर धातु की एक तिकोनी प्लेट उत्तर दिशा में लगी होती थी। इस प्लेट को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, आपका धूप घड़ी है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार होता था। यहाँ पर एक तख्त है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर क्या है, आपका पीस है मेटल का। ठीक है, उसको क्या रखा हुआ है, परपेंडिकुलर या अपराइट पोजीशन में रखा हुआ है। और एक ऐसा था आपका उत्तर और दक्षिण दिशा में उसको रख दिया गया था। ठीक है, प्लेट की छाया तख्ते पर पड़ती थी। दिन के अलग अलग समय पर छाया का सिरा तख्ते पर बने अलग अलग कोड़ों को छूता था। ठीक है, तो यहाँ पर सब देख सकते हैं कि जैसे जैसे दिन ढलता था और समय जाता था तो वो क्या करते थे, अलग अलग कोड़ों को छूते थे। ठीक है, कोई इस प्रकार से, है ना, कोई 30 डिग्री है, कोई 45 डिग्री है, कोई 60 डिग्री है, कोई 90 डिग्री है। कुछ इस प्रकार से अलग अलग क्या हुआ था, कोड बने हुए थे और अलग अलग टाइम में वो उसको छूते थे, जिससे उसको पता चलता था कि धूप क्या बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत कम है ना। इस प्रकार से क्या होता था, धूप घड़ी से पता चलता था। लेकिन इसका डीमेरिट क्या था कि ये क्या है, आप जैसे जब तक कि धूप है तब तक आप इस घड़ी का इस्तेमाल कर सकते थे। जैसे जैसे धूप जाता था उस घड़ी का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अभी भी आपको जयपुर और दिल्ली के जंतर मंतर में ये देखने को मिल जाएगा, जो जयसिंह महाराज द्वितीय ने बनाया हुआ था। ठीक है, आई होप कि आपको धूप घड़ी समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि और क्या यूज़ होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप रेत घड़ी देख सकते हैं, है ना, रेत। तो यहाँ पर रेत का इस्तेमाल होता था। ये कुछ कांच के इस प्रकार का क्या था, ग्लास हुआ करता था, जिसमें एक पतली सीढ़ी होती थी, उसमें रेत भर दिया जाता था। जब ये ख़त्म होता था तो ये नीचे आता था, फिर ये भरता था तो उसको उल्टा कर दिया जाता था। तो ये रेत कितना टाइम में, मतलब कि अगर क्या हो रहा है,
इस सिरे से इस सिरे में वो 1 घंटे में जा रहा है तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला जब पूरा धूल इसमें आ जा रहा है मतलब कि 1 घंटा हो गया है। फिर आप उसको उल्टा करेंगे, फिर ये वाला जब इसमें जाएगा तो फिर पता चलेगा फिर से 1 घंटा हो गया है। ये कुछ इस प्रकार का क्या होता था, रेत घड़ी का इस्तेमाल होता था। दूसरा क्या होता था, लोलक घड़ी। ठीक है, ये क्या होता था आपका, लोलक घड़ी, जिसको हम बोलते हैं पेंडुलम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या होता था, जाता था। और ये तो घड़ी आप देख ही सकते हैं कि इसमें मिनट, सेकंड और आपको क्या घंटे देखने को मिल जाते हैं। तो इसका धीरे से क्या हुआ, इस्तेमाल हुआ। फिर आपका आता है क्या, विराम घड़ी, है ना। तो यहाँ पर क्या है आपका विराम घड़ी। आप देख सकते हैं विराम घड़ी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टॉप वॉच। और ये क्या है आपका मोस्टली जो स्पोर्ट्स में होते हैं, है ना, जो खेल होते हैं उसमें यूज़ होते हैं। क्यों, क्योंकि आप तुरंत ही इसको क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। जैसे आपको 1 मिनट का चाहिए तो यहाँ पर सिर्फ वो 1 मिनट चलेगा, फिर वो बंद हो जाएगा। आप अपने इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, इसको चालू कर सकते हैं, इच्छा अनुसार उसको बंद कर सकते हैं। तो ये वाला घड़ी का भी क्या होता है, इस्तेमाल होता है, जो कि मोस्टली आपको खेलों में उपयोग में देखने को मिलेंगे। अभी आपको देखने को मिलेगा डिजिटल घड़ी, जिसमें आपको ना कांटे देखने को मिलेंगे ना मिनट देखने को मिलेगा, सिर्फ अंक देखने को मिलेगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अंक या घड़ी भी बोला जाता है, जो आपका 12 घंटा 22 मिनट सिर्फ दिखा देता है ना। इसमें घड़ी है ना, जैसे ना कांटे हैं, जैसे इसमें कांटे दिए हुए हैं, इसमें बिल्कुल भी कांटे नहीं दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले धूप घड़ी था, है ना, उसके बाद रेत घड़ी आया, फिर आपका क्या बोलते हैं लोलक घड़ी, फिर विराम घड़ी, और फिर अभी हम क्या यूज़ करते हैं, मोस्टली आपका डिजिटल घड़ी यूज़ करते हैं, जिसे हम अंक या घड़ी भी कहते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर फिर से कुछ क्वेश्चंस है, चलिए इसे डील करते हैं। तो द्रव्यमान किसे कहते हैं, किसी वस्तु में, ठीक है, इसकी विद्यमान द्रव्यमान के संपूर्ण क्या बोलते हैं आपके परिमाण को क्या कहते हैं, उसका द्रव्यमान कहते हैं। जैसे कि 20 है, 20 केजी है, तो 20 केजी वो क्या है, किसी भी जैसे धूल है, धूल क्या है आपका 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम क्या है उसका द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो जितना भी वस्तु में विद्यमान द्रव्य होता है, संपूर्ण द्रव्य का परिमाण को हम क्या कहते हैं, उसका द्रव्यमान कहते हैं। छोटे द्रव्यमान को परिशुद्धता से मापने के लिए किस तुला का उपयोग करते हैं, छोटे द्रव्यमान, है ना, छोटे द्रव्यमान है, उसको परिशुद्धता से मापने के लिए हम किस तुले का उपयोग करते हैं, छोटे हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तुला का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्योंकि वो छोटे द्रव्यमान के हैं। प्राचीन काल में उपयोग में लाई जाने वाली 2 घड़ियों के नाम लिखिए। तो हमने बहुत सारे पढ़े हैं, धूप घड़ी है, रेत घड़ी है, लोलक घड़ी है, तो आप उसमें से कोई सा भी 2 आप नाम लिख सकते हैं। ऐसे 2 स्थानों के नाम लिखिए जहां ऐतिहासिक धूप घड़ियां विद्यमान हैं। तो पहला आपका दिल्ली है और दूसरा आपका जयपुर। ठीक है, दौड़ प्रतियोगिता में समय मापने के लिए किस प्रकार की घड़ी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा यूज़ किया जाता है, विराम घड़ी, है ना, क्योंकि आप देखेंगे कि कितना समय में वो व्यक्ति क्या बोलते हैं दौड़ प्रतियोगिता समाप्त किया है, तो उसमें कौन सा सही उत्तर होगा, विराम घड़ी। ऐसी घड़ी का नाम बताइए जिसे इच्छानुसार चालू या बंद किया जा सकता है, तो ये इसमें भी सही उत्तर आएगा आपका विराम घड़ी, है ना, जो विराम घड़ी है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार उसको चालू भी कर सकते हैं और इसे बंद भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्या है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको कोई डाउट भी नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं कि महाराजा जय सिंह द्वितीय अपने समय के एक महान भारतीय खगोल शास्त्री, गणितज्ञ तथा वास्तुकला के विशेषज्ञ थे। अगर हम महाराज जय सिंह की बात करते हैं तो वो अपने समय में, जब वो अपने टाइम में रहते थे, तो वो भारतीय क्या थे, महान खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ थे और वास्तुकला के क्या थे, विशेषज्ञ थे। उनका जन्म सन 1686 में हुआ था। युवा जय सिंह की रुचि खगोल शास्त्र में थी। ठीक है, वो क्या थे आपके जो युवा, जब वो यंग थे, जब वो क्या थे, यंग थे, तो उनको किस में रुचि थी, खगोल शास्त्र में रुचि थी। एक बार जब उनसे पूछा गया कि तारे और चंद्रमा यहाँ से कितनी दूर हैं, ठीक है, जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि
आप बता सकते हैं क्या कि तारे और चंद्रमा हमारे पृथ्वी से कितनी दूर है। तब वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, तब उन्होंने क्या किया, उसका उत्तर नहीं दिया और यहीं से उनकी रुचि क्या हुई, स्टार्ट हुई। इस प्रश्न के उत्तर की खोज ने उन्हें अपने समय का एक प्रसिद्ध खगोलविद और गणितज्ञ बना दिया। ठीक है, तो जब उनसे पूछा गया और उन्हें नहीं पता तो उसमें क्या हुई, रुचि जागी और फिर उसी के कारण क्या है, वो अभी के उस टाइम के खगोलविद और गणितज्ञ बन गए। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, बनारस और उज्जैन में 4 जंतर मंतर, ठीक है, वेधशालाएं बनवाई। संस्कृत में जंतर मंतर का अर्थ है उपकरण और सूत्र। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली, जयपुर, बनारस और उज्जैन में 4 क्या बनाए हैं, जंतर मंतर बनाए हैं। जंतर मंतर का संस्कृत में अगर हम देखें तो क्या होता है, उपकरण और सूत्र। ठीक है, उनकी वेधशालाओं में वे सभी लोग आ सकते थे जो खगोल विज्ञान पढ़ना चाहते थे। वे चाहते थे कि यह विज्ञान लोकप्रिय हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या थे, वो उनके जंतर मंतर में या फिर वेधशालाओं में वो सारे लोग जा सकते थे जिनको खगोल पढ़ना था, जिनको इंटरेस्ट था। वो चाहते थे कि ये जो खगोल है वो क्या हो जाए, आपका खगोल विज्ञान बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए और लोकप्रिय हो जाए। ठीक है, जंतर मंतर के 3 मुख्य यंत्र, सम्राट यंत्र, समयंत्र तथा जयप्रकाश की रूपरेखा उन्होंने स्वयं तैयार की। और जंतर मंतर में आप देखेंगे तो 3 ठोक आपको क्या दिखाई देंगे, यंत्र दिखाई देंगे। पहला नाम आपका है सम्राट यंत्र, समय यंत्र तथा जयप्रकाश। ये 3 यंत्र है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो उन्होंने खुद तैयार किया था। सम्राट यंत्र एक विशाल धूप घड़ी है, इसके द्वारा समय के अलावा सूर्य की ऊंचाई भी मापी जा सकती है। अगर हम सम्राट यंत्र की बात करें तो वो असल में क्या है, एक धूप घड़ी है। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सूर्य की ऊंचाई भी माप सकते हैं। राम यंत्र, ठीक है, राम यंत्र तारों की ऊंचाई को शुद्धता से मापता है। अगर हम राम यंत्र की बात करते हैं तो ये क्या करता है, आपका सूर्य तारों की ऊंचाई को शुद्धता से मापता है। जबकि जयप्रकाश की सहायता से समस्त खगोलीय पिंडों की स्थिति हर समय मापी जा सकती है। तो 3 ठोक चीज़ें उन्होंने तैयार की थी यंत्र। एक हम सूर्य की ऊंचाई देख सकते हैं, दूसरे से हम तारों की ऊंचाई देख सकते हैं और तीसरे से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी खगोलीय पिंड हैं उसकी स्थिति हम माप सकते हैं कि वो कहाँ पर है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, है ना, क्या आप जानते हैं, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ताप का माप, है ना। तो आप क्या देखेंगे, हम ताप। अब ताप क्या होता है, कितना ठंडा है, कितना गर्म है, उसकी उष्णता कितनी है, उसको जब हम मापते हैं उसी को हम उसका क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। जैसे कि गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा क्या रहती है, ऊष्मा निकलती है, जिससे हमको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा धूप आ रही है ना, हमको गर्मी लगती है। तो जो गर्मी लग रही है वही क्या है आपका, जिससे नापेंगे वो क्या रहेगा, आपका ताप रहेगा, है ना। आपको बर्फ़ दे दिया जाएगा, आपको पानी दे दिया जाएगा, तो कौन सा ठंडा रहेगा, आपका बर्फ़ ठंडा रहेगा। तो जो ठंडा है वो भी क्या है आपका, आप जो मापेंगे ठंड लग रहा है वो भी क्या रहेगा, आपका ताप रहेगा। तो किसी वस्तु की उष्णता की माप अर्थात वह वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है कि माप ही उस वस्तु का ताप कहलाती है ना, कि वो कोई सी भी वस्तु हो वो कितनी ज़्यादा ठंडी है या फिर कितनी ज़्यादा गर्म है, उसको हम जो माप ही रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। ठीक है, ताप को मापने के लिए तापमापी का उपयोग करते हैं। अगर हम देखेंगे कि ताप को तो मापना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तापमापी का यूज़ करते हैं। व्यवहार में ताप का मापन डिग्री सेल्सियस में किया जाता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो मोस्टली आप किस में मापेंगे, सेल्सियस डिग्री में, लेकिन उसका ऐसा यूनिट होता है आपका क्या, केल्विन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ताप क्या है और क्या बोलते हैं, उसको किस में मापा जाता है और उसका ऐसा यूनिट क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल के तापों में निम्न संबंध होते हैं। तो आपको क्या रहेगा, 3 स्केल आपको मोस्टली देखने को मिल जाएगा। एक रहता है सेल्सियस, दूसरा रहता है फ़ारेनहाइट, तीसरा रहता है केल्विन। ठीक है, तो मोस्टली आपका क्या है, सेल्सियस में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। फ़ारेनहाइट आपका दूसरा हो जाता है। तो मोस्टली यहाँ पर हमको संबंध बताना है किसके बीच में, केल्विन और सेल्सियस के बीच में। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस
कितना होता है आपका 273 प्लस टी केल्विन। मतलब कि क्या है, यहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा, टेम्परेचर दिया जाएगा। अगर सेल्सियस को आपको केल्विन में चेंज करना है, टेम्परेचर दे दिया जाएगा, दोनों को प्लस कर देना है, फिर आपको केल्विन में वैल्यू मिल जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस है ना, यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस आपको क्या दे दिया है, टेम्परेचर दे दिया हुआ है। अब उसको आपको किस में क्या कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो आप क्या करेंगे, 273 को क्या करेंगे, 40 से प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना गया, 131 केल्विन। तो यहाँ पर आपका क्या है, देखिए हमने क्या किया है, सेल्सियस को केल्विन में क्या किया है, कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है तो 273 को टाइम कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर सॉरी आपका कितना दिया हुआ है 100, तो 100 से कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, अगर आपको 60 दिया हुआ है तो 60 दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, बस 60 को क्या करना है, प्लस कर देना है। तो ये 3 हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी 3, तो ये। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको 273 से प्लस करते जाना है। यहाँ पर सब हम देखेंगे साधारण तापमापी। तो हम क्या कर सकते हैं, साधारण तापमापी कुछ इस प्रकार का होता है। ये कांच का रहता है, सामान उसका क्या रहेगा, मोटाई रहेगा, और ये पूरा कांच से भरा रहता है। इसमें क्या रहेगा, अंदर में ये जो आपको दिख रहा है येलो येलो, वो क्या छोटे छोटे छिद्र बने रहते हैं, जिसको हम केस नली बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर बल्ब दिखाई दे देगा, ये बल्ब में क्या रहता है, आपका पारा भरा रहता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये बंद हो गया रहता है उस बल्ब के पिछले साइड को। ठीक है, एक सिरा क्या रहता है, बंद रहता है, एक सिरा क्या कहलाता है, बल्ब कहलाता है। बल्ब में क्या रहेगा, पारा क्या रहेगा। ठीक है, तो यही पारा क्या रहता है, जैसे जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर आपको नापना है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, है ना, तो वो क्या होता है, ये पारा भी ऊपर की ओर जाता रहेगा और एक चमकीली रेखा क्या होता है, बनाता है। ठीक है, और जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ आपका क्या है, ताप बढ़ते जा रहा है। फिर जैसे जैसे क्या होता है, ताप घटते जाएगा, तो ये जो चमकीली रेखा है पारा की, वो क्या हो जाएगी, नीचे आते जाएगी। ठीक है, तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, साधारण तापमापी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। केस नली की बाहरी सतह पर सेल्सियस के चिन्ह बने होते हैं। ताप बढ़ने पर तापमापी के बल्ब में भरा पारा फैलता है और एक चमकदार रेखा धारी बनाता है। ठीक है, तो जैसे ही क्या रहेगा, आपका जो बल्ब है उसमें क्या रहता है, यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन हुआ रहता है सेल्सियस। तो जैसे जैसे वो क्या होता है, ताप बढ़ते जाएगा, एक धारा बनती जाएगी। ठीक है, इस प्रकार पारे की चमकदार रेखा की लंबाई का बढ़ना या कम होना ताप के बढ़ने या घटने का सूचक है। तो पारा ही क्या हो रहा है, आपका रेखा ऊपर जाते जा रहा है तो ताप बढ़ते जा रहा है, अगर वो नीचे आते जा रहा है तो ताप क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो पारा से ही हमको पता चलता है कि ताप क्या है, बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपका आता है क्या, ज्वर तापमापी। ठीक है, ज्वर तापमापी को आप डॉक्टरी तापमापी भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, डॉक्टर ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वर तापमापी भी कहते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि इसकी बारीक नली केस नली बल्ला के पास संकरी तथा घुमावदार होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम साधारण तापमापी और ज्वर तापमापी देखेंगे तो ज्वर तापमापी में क्या रहेगा, उसकी केस नली में एक बल्ला रहता है कुछ इस प्रकार से जो घुमा हुआ रहता है। ठीक है, और यही क्या कहलाता है, आपका चक्करी या फिर घुमावदार रहता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं किंग। तो अब इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, जैसे हमने साधारण में देखा तो वो बढ़ते जाता है फिर घटते जाता है, रुकता नहीं है। तो अगर आपको क्या करना है, किसी डॉक्टर को किसी क्या बोलते हैं मरीज का देखना है कि कितना ज्वर है, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको थर्मोमीटर देना पड़ता है। तो थर्मोमीटर क्या है, उसको अपने जीभ के नीचे रखते हैं, है ना। तो वो जब नीचे रखता है तो क्या हो जाएगा, ये पारा जैसे जैसे ताप बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वो क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको अगर आप बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ताप तो कम हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नीचे आते जाएगा। तो इसी में क्या होता है, जो किंक रहता है वो क्या होता है, पारा के साथ से घुमावदार जाता रहेगा। ठीक है, और फिर जैसे कि अगर उसको 38 है
है ना 38 डिग्री सेल्सियस में रुका हुआ है, तो वहीं पर रुका रहेगा। ठीक है, जिससे आप बाहर निकाल के आराम से देख सकते हैं कि उसको कितना डिग्री सेल्सियस बुखार है। ठीक है, अगर हम वही साधारण यूज़ करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा और हमको एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा कि उसको कितना बुखार है। ठीक है, तो एक ये हो गया आपका। तो सबसे जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है किंग का। ठीक है, आपके ज्वर तापमापी में और आपका क्या बोलते हैं साधारण तापमापी में। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो आप थर्मोमीटर को इस्तेमाल करने से पहले उसको एक बार झटकना रहता है ताकि आप देख सके कि शुरुआती क्या हो आपका 35 डिग्री सेल्सियस में आपका रुके। ठीक है, ये 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस तक के इसका क्या रहता है, वैल्यू रहता है। उसी के अंदर आपका क्या रहता है, आप ज्वर देख सकते हैं कि कितना है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। और एक न्यूनतम उच्चतम तापमापी, ये एक क्या है, न्यू प्रकार का है जिसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। स्वस्थ मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस अथवा 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अब मैंने आपको 3 स्केल बताए थे, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अगर हम सेल्सियस में देख रहे हैं तो हमारा स्वस्थ मनुष्य का जो ताप है वो कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम फ़ारेनहाइट में देख रहे हैं तो 98.6। अतः ज्वर तापमापी में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के चिन्ह अंकित होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या, न्यूनतम। तो यहाँ पर क्या है में एक न्यूनतम उच्चतम तापमापी दर्शाया गया है जिसकी सहायता से किसी समय अंतराल में किसी स्थान के न्यूनतम और अधिकतम ताप को ज्ञात किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, उसी टाइम पे हम देख सकते हैं कि कौन सा अधिक है और कौन सा क्या बोलते हैं कम तापमाप है। ठीक है, बस उसमें यही फर्क है आपका कि दोनों आप देख सकते हैं कि कौन सा आपका है कम से कम ताप वाला है और कौन सा अधिक है, बस उसमें इतना ही डिफरेंस है। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो क्रियाकलाप 8 देखते हैं। क्या करने के लिए, ताप को कैसे हम यूज़ कर तापमापी कैसे यूज़ कर सकते हैं उसमें। तो आइए ज्वर तापमापी की सहायता से अपने शरीर का ताप मापे। इसके लिए ज्वर तापमापी लीजिए, ध्यानपूर्वक देखिए कि पारा 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे है या नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमको ज्वर देखना है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ज्वर तापमापी लेंगे और उसको हमको देखना है कि हमको पता है कि उसमें किंक रहता है। तो हम पहले ये देखेंगे कि पारा 35 डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जीभ के नीचे उसको थोड़ी टाइम तक रखना है, अलग अलग स्टूडेंट को देना है और वो क्या करेंगे, अपने जीभ के नीचे रखेंगे कुछ समय तक के लिए, फिर उसको निकाल के अपना नोट करना है कि कितना उनका बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। यही आपका क्रियाकलाप 8 है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जितने भी हमने पढ़े हैं, ठीक है, उसमें क्या है, जितने भी रिलेटेड टॉपिक थे उसमें हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि ताप किसे कहते हैं, इसका प्रचलित मात्रक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ताप किसे कहते हैं कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है, ठीक है, और कितनी गर्म है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। और उसका प्रचलित मात्रक होता है सेल्सियस, लेकिन ऐसा ही मात्रक क्या होता है, उसका केल्विन होता है। ताप का ऐसा ही मात्रक बताइए क्या होगा आपका, केल्विन, और इसका सेल्सियस रहेगा। ठीक है, तापमापी में किस द्रव का उपयोग किया जाता है, तो हमको पता है कौन सा द्रव यूज होता है, आपका पारा। कौन सा द्रव यूज होगा, आपका पारा द्रव यूज होता है। ठीक है, डॉक्टरी तापमापी का उपयोग बताइए। उसमें हम क्या करते हैं, डॉक्टरी तापमापी मतलब होता है ज्वर। हम क्या कर सकते हैं, उसे यूज करके हम देख सकते हैं कि हमारे बॉडी में कितना हमारा बॉडी कितने टेम्परेचर में है। ठीक है, ये उसके लिए उपयोग में आता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, तो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस या तो फिर 89.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहाँ पर साधारण तापमापी डॉक्टरी तापमापी से किस प्रकार भिन्न है। यहाँ पर क्या बोला गया है, साधारण तापमापी डॉक्टरी तापमापी से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पर सिंपल से है कि यहाँ पर साधारण में किंक एब्सेंट रहता है और यहाँ पर डॉक्टरी में आपका किंक क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बस उतना ही आपका डिफरेंस है। बाकी दोनों ही क्या करता है, आपका ताप को नापने में मदद करता है। आई होप कि आपको ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका मापन में
भारत सरकार के माप तौल विभाग की भूमिका, है ना। तो यहाँ पर हमने जितना भी देखा है कि उसके लिए अगर आपको ज्वर मापना है तो थर्मोमीटर यूज़ होता है, आपको क्या बोलते हैं द्रव्य नापना है ना, तो आपका तूला यूज़ होता है। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग आपका क्या होता है मापन यूज़ होता है। तो उसको कौन बनाता है ना। तो वहाँ पर देखते हैं इसके बारे में, चलिए जानकारी लेते हैं कि हमारे देश में मात्रकों के मानकों के रखरखाव का उत्तरदायित्व नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला पर है। तो जितने भी हमारे मात्रकों के मानक है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका उत्तरदायित्व कौन है, नई दिल्ली में क्या है स्थित है, क्या भौतिक प्रयोगशाला, और वही सारी चीज़ें क्या होते हैं आपके मापतौल करते हैं, मानक बनाते हैं। यहाँ मानक मीटर, मानक किलोग्राम व समय के मानक का एक एक प्रतिरूप रखा गया है। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, मीटर का, किलोग्राम का, समय का, है ना, एक एक ठुक प्रतिरूप मॉडल रखा गया है वहाँ पर, जो मीटर, छड़ या किलोग्राम के बाद हमें बाजार से उपलब्ध होते हैं, ठीक है। और वहीं से हम क्या कर सकते हैं, जो मीटर के छड़ है या फिर आपके किलोग्राम है वो सारे हमको बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं। वे उन्हीं मात्रकों की प्रतिलिपियां हैं, ठीक है, जो मानक ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ पर, प्रयोगशाला में, भौतिक प्रयोगशाला में। वहाँ जो आपका क्या है प्रतिरूप है, वहीं की वो चीज़ें क्या है प्रतिलिपियाँ, कॉपी क्या हमको मिलती है, ठीक है। जैसे कि आप क्या बोलते हैं, जब हमको मौसम की जानकारी दी जाती है तो उसमें पिप पिप करके आवाज़ आता है, जिससे हमको उसके बाद बताया जाता है कि मौसम आज का कैसा रहेगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, भौतिक प्रयोगशाला पे डिपेंड करती है। जब आप कपड़ा, पाइप आदि ऐसी वस्तुएं खरीदते हैं जो लंबाई माप कर बेची जाती है, तब यह सुनिश्चित कर ले कि मीटर, छड़ ठीक है या नहीं, ठीक है। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, लंबी चीज़ों की खरीदारी कर रहे हैं, तो वो क्या रहता है आपका स्केल से मापा जाता है ना। तो मीटर, छड़ को आपको सही से देखना रहता है। सही मीटर, छड़ के दोनों ओर इस प्रकार के चिन्ह बने होते हैं तथा मापतौल विभाग की मोहर लगी होती है। तो यहाँ पर क्या है, अगर मीटर स्केल जो आपको दुकानदार दे रहा है उसका मीटर स्केल देखिए, अगर मीटर स्केल में कुछ इस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ है और क्या है मापतौल विभाग की मोहर लगी हुई है, तब जाके आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नीचे चित्र में दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार का ये देखिए, इस प्रकार का दिया हुआ है तो सही है, अगर इस प्रकार कटा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, गलत मीटर है। तो इससे अगर आपको दिया जाएगा तो वो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गलत आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सब जितने भी चीज़ें खरीदते हैं, ये तो क्या हो गया लंबाई के लिए, है ना। अब जब आप तूला भी खरीद रहे हैं तो तूला में भी क्या रहता है, आपका नाप तौल का क्या रहता है, मोहर लगी हुई रहती है, नीचे में क्या रहता है, थोड़ा सा शीशा लगा हुआ रहता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको हर जगह कुछ भी आप सामान खरीदते हैं तो कुछ भी आपको मानक देखने को मिलता है, तो वो सब में क्या रहता है, माप तौल का मोहर लगा होना ज़रूरी होता है। अगर लगा हुआ है तो वो सही मानक है, अगर नहीं लगा हुआ है तो वो क्या है, आपका गलत मानक है, ठीक है। जैसे कि और हर एक साल उन सभी क्या बोलते हैं दुकानदार को क्या करना पड़ता है, प्रमाणितकरण करना पड़ता है कि वो जो वस्तुएं, जो मानक यूज़ कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त। आई होप कि आपको मापन में कोई भी डाउट नहीं है, आपको सारे टॉपिक्स क्लियर है, ठीक है। तो हम एक क्विक रिवीजन देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारी ज्ञान इंद्रिया किसी वस्तु के माप के बारे में यथार्थ अनुमान नहीं लगा सकती, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बोला गया है कि जो हमारे सेंसेस हैं, है ना, वो हमको सही अनुमान हमेशा नहीं लगा सकती है। जैसे कि हमको आधा लीटर, जैसे कि चाय बना रहे हो तो हाँ चलो आधा गंजी में 2 चम्मच शक्कर डाल दो, तो ये हमारा अनुमान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि हमेशा हमको यथार्थ अनुमान नहीं लगा सकती है। जिसे भी मापा जा सके उसे राशि कहते हैं, ठीक है। जिसको भी हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो हम क्या कहेंगे, उसको राशि कहेंगे। समरूपता बनाए रखने के लिए मानक मात्रक आवश्यक है ना। मतलब कि कहीं पर भी क्या करना है, हमको जाना है तो उसके लिए हमको व्यापार करना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए रहता है, समरूपता। मतलब कि सभी जगह वही चीज़ें क्या हो, मान्य हो, इसलिए हमको मानक मात्रा की आवश्यकता होती है। मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि का उसी प्रकार की ज्ञात राशि से तुलना करना है, ठीक है। मापन का मतलब क्या है कि आप जो चीज़ें नहीं जान रहे हो उसको हमको मापना है, बट उससे उसी के वैल्यू से। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या चाहिए,
10 केजी 1 केजी क्या चाहिए, एप्पल चाहिए। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, एक तुला लेंगे, है ना, दंड तुला लेंगे, वहाँ पर एक पलड़े में डालेंगे और उसी का वैल्यू का क्या करेंगे हम 1 केजी का क्या डाल देंगे, बाटा डाल देंगे। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि, जैसे कि वो एप्पल आप ले रहे हैं अज्ञात राशि का, उसी प्रकार की ज्ञात राशि, मतलब वो किस में हम तौलते हैं, केजी में तौलते हैं, तो केजी की तुलना करना क्या रहता है, सही रहता है। फिर किसी राशि के मापन में 2 बातों का ज्ञान आवश्यक है, एक मात्रक तथा दूसरा उसका संख्यात्मक मान होना चाहिए। तो अगर आप कभी भी माप रहे हैं तो हमको 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, एक तो संख्यात्मक होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, मात्रक होना चाहिए। संसार के सभी वैज्ञानिक मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई का उपयोग करते हैं। आप कहीं पर भी चले जाएंगे दुनिया में तो वो सारी चीज़ें किसकी पद्धति मानते हैं, एसआई, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को मानते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, आयतन का घन मीटर तथा ताप का केल्विन। ठीक है, अगर हम एसआई के मात्रक की बात कर रहे हैं जो कि पूरी दुनिया भर में चलता है, तो हम लंबाई के लिए क्या करते हैं, मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, आयतन के लिए घन मीटर और ताप के लिए हम केल्विन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको हमने सीखा समझ में आ गया होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ताप मापने का प्रचलित मात्रक डिग्री सेल्सियस है ना, लेकिन ऐसे यूनिट आपका केल्विन है, लेकिन मोस्टली आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको सेल्सियस में ही देखने को मिलेगा। राशियों के परिमाणों को अधिक सुविधाजनक तरीके से व्यक्त करने के लिए मात्रकों के गुणज एवं अपवर्तक का उपयोग करते हैं। और किसी भी परिमाणों, है ना, राशियों के परिमाणों को अधिक अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, अपवर्तक, छोटा है तो अपवर्तक, अगर बड़ा है तो उसको हम क्या करते हैं, गुणज, है ना, जैसे कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, 100 ग्राम, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, गुणज और अपवर्तक का इस्तेमाल करते हैं। लंबाई मापने की युक्ति का चयन मापी जाने वाली वस्तु के अनुसार किया जाता है। ठीक है, तो अगर हमको लंबाई मापनी है, जैसे कि हमको पता है कि हमको क्या बोलते हैं, कपड़े सिलने के लिए कपड़ा नापना है, तो आप क्या करेंगे, टेप का इस्तेमाल करेंगे, ना कि स्केल का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए लंबाई के बहुत सारे क्या होते हैं, वस्तु होते हैं, है ना, युक्ति होती है, लेकिन हमको सही उसमें चयन करना रहता है। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं, है ना। कोई सा भी जो कुछ भी वस्तु है, जितना भी वो जगह घेर रही है, वो उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। द्रवों के आयतन को लीटर में मापा जाता है और द्रवों को किस में मापा जाता है, लीटर में। द्रवों के आयतन मापने हेतु तो विभिन्न उपकरण उपयोग में लाते हैं, है ना। हमने देखा था बहुत सारे क्या होते हैं, उपकरण यूज होते हैं, किसके लिए, लीटर को आयतन को मापने के लिए। किसी बर्तन की धारिता उसके अंदर का आयतन होती है ना, मतलब कि कोई सा भी क्या है, बर्तन कितना क्या कर सकता है, कैपेसिटी में चीज़ें अपने अंदर ला सकता है, वही उसका क्या कहलाता है, अंदर का आयतन होती है। ठीक है, वॉल्यूम होती है उसकी। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसमें निहित पदार्थ की मात्रा की माप है। कि अब द्रव्यमान क्या है, कि कितना उसमें क्या है, आपका पदार्थ उसमें प्रेजेंट है, उसी को हम क्या करते हैं, मापते हैं। कम द्रव्यमान को यथार्थता से मापने के लिए भौतिक रासायनिक तुला का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कम द्रव्यमान को अच्छे से मापने के लिए हम क्या करते हैं, भौतिक या तो फिर रासायनिक तुला का उपयोग किया जाता है। ठीक है, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसी घटनाएं जो नियमित रूप से तथा निश्चित समय के बाद घटती है, समय मापने के लिए उपयोग की जाती है ना। ऐसी घटनाएं जैसे सूरज हो गया, हमने धूप घड़ी पढ़ी थी, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जो घटनाएं घट रही हैं समय को जानने के लिए। छोटे समय अंतराल के मापन प्रयोगशाला और खेलों में विराम घड़ी का उपयोग किया जाता है ना। छोटे समय, एकदम छोटे छोटे, जैसे कि 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, छोटे छोटे समय के अंतराल को प्रयोगशाला या फिर खेलों में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और उसके लिए कौन सा घड़ी यूज़ किया जाता है, विराम घड़ी। ठीक है, वस्तु का ताप यह बताता है कि वस्तु कितनी गर्म या कितनी ठंडी है ना। तो अगर हम वस्तु का क्या कर रहे हैं, ताप की बात कर रहे हैं, तो वो बताएगा क्या, कि वो कितनी गर्म है और वो कितनी ठंडी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको बताता है। चलिए आगे देखते हैं।
डॉक्टरी तापमापी की नली बल्ब के पास एक जगह अत्यंत सक्रिय व घुमावदार होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, किंक कहते हैं, जो कि क्या करता है, जो भी पारा है उसको रोक के रखता है, जिससे हम क्या कर सके, नोट कर सके वैल्यू को। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम देखिए एवरेज की बात करते हैं तो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। भारत सरकार का माप तौल विभाग यह सुनिश्चित करता है कि बाजार में उपयोग में आने वाले बाट, तुला तथा अन्य मापक एक निर्धारित मानकों के अनुसार है ना। तो न्यू दिल्ली में क्या है, भारत सरकार न्यू दिल्ली में एक भौतिक प्रयोगशाला है और वही देखता है कि क्या बोलते हैं कि जो भी मापतौल विभाग बनाया गया है जो देखेगा कि क्या बोलते हैं बाजार में जो भी उपयोग हो रहा है, चाहे तुला हो, है ना, या तो फिर आपका बाट हो, वो सही है कि नहीं है। सही बाटों तथा मापक यंत्रों पर मापतौल विभाग की मोहर लगी होती है और जितने भी आप क्या बोलते हैं आप तो तुला देखेंगे, बाट देखेंगे, उसमें सब में क्या रहेगी, मापतौल विभाग की मोहर लगी होती है। अगर मोहर लगी है तो वो सही मानक है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में मानक मात्रों का रख रखाव होता है। तो कहाँ पर होता है आपका राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, जो कहाँ पर है आपका, नई दिल्ली में है, ठीक है। अभ्यास देखते हैं, ठीक है। तो अभ्यास के प्रश्न, पहला, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं, हमको वहाँ पर से सही चुनना है। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है ना। हम मापन क्या प्रक्रिया है पूछा गया, बदलने की, गणना की, तुलना करने की, अंतर स्पष्ट करने की। तो हम मापते क्या है, तुलना करने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या है, तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। हमको परिमाण देखना है तो हमको पूर्ण विवरण के लिए क्या क्या आवश्यक है, सिर्फ संख्या की, सिर्फ मात्रक की, मात्रक और संख्यांक की, या इनमें से कोई नहीं। तो हमको पता है कि हमको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला क्या होती है, मात्रक की, संख्या की, और फिर दूसरे क्या होती है, मात्रक की। जैसे 1 kg हो गया तो ये हो गया आपका संख्या, ये क्या हो गया आपका मात्रक, जैसे हमने ऑलरेडी यहाँ चैप्टर में पढ़ा हुआ है। आई होप कि आपको दोनों में कोई भी डाउट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। लंबाई का ऐसा ही मात्रक है, तो हमने क्या देखा था, ऐसा ही मात्रक क्या है लंबाई का, हमने सीखा में मीटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मीटर, ठीक है। ताप का ऐसा ही मात्रक क्या है, ये भी बहुत इजी है, क्या था आपका, केल्विन, है ना। ऐसा ही मात्रक ही आपसे पूछा जा रहा है तो ये क्या होगा, केल्विन। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, स्वस्थ मनुष्य का कितना होता है आपका, यहाँ पर दिया हुआ है 37 केल्विन, 37 डिग्री सेल्सियस, 96 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो यहाँ उसका सही उत्तर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। मोस्टली आप सेल्सियस में ही कैलकुलेट करते हैं आपका क्या चीज़ को, आपका टेम्परेचर को, बट उसका क्या होता है, ऐसा यूनिट केल्विन होता है। इतना तो मैंने आपको बताया ही था। आई होप कि आपको इसमें भी कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है 1 टन में किलोग्राम होते हैं। तो 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं हमारे, 1000, ठीक है। 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं, 1000 किलोग्राम होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, है ना। कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। डॉक्टर तापमापी से के बीच में तापों का माप करते हैं। अगर हम तापमापी की बात कर रहे हैं तो वो कितना रहता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के क्या रहता है, टेम्परेचर उसमें दिया रहता है, और उसी के बीच हम क्या करते हैं, अपने टेम्परेचर को मापते हैं। सुनार तुला का उपयोग करता है, ठीक है। सुनार कौन सा यूज़ करता है, भौतिक तुला का यूज़ करता है, ठीक है। खेत की लंबाई से मापते हैं। आप मोस्टली किस में देखते होगे, खेत हमेशा एकड़ में नापा जाता है, तो हम क्या कर देंगे, एकड़, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्टली हम एकड़। आई होप कि आपको रिक्त स्थानों में कोई भी डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट अभ्यास देखते हैं। आपका नेक्स्ट अभ्यास क्या है, उचित संबंध जोड़िए, है ना। ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है खंड ए और ख और का, ठीक है। तो सबसे पहले है लंबाई का मात्रक। लंबाई को हम किससे मापते हैं, सिंपल से है, मीटर से। द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान को हम किससे मापते हैं, आपका किलोग्राम। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। और आयतन का मात्रक क्या होता है आपका, जो बच गया, घन मीटर, ठीक है। आई होप कि आपको इसमें भी कोई डाउट
नहीं है। यहाँ पर से आपका चैप्टर होता है पूरी तरह से कंप्लीट। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।